जो जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, अब ऐसे तो है नहीं कि हम उनके बारे में जान नहीं सकते। आप दिन के किसी भी पहर में, किसी भी घंटे में टीवी लगाइए, अब तक न्यूज़ देखिए, आपको हालात के मुतालिक पता लग जाएगा। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी आप जब चाहें मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब तो कोई ऐसा आपको शिकायत शिकवा नहीं है ना। मोबाइल टेलीफोन है, जब मर्ज़ी चाहें जिसको कॉल कर लें, मालूमात कर लें। ये तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको कॉल करना चाहते हैं और आप क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मना नहीं है आपको, यानी मना नहीं है आपको। आपने जो भी चीज़ मालूमात करनी है, आप मालूमात कर लें। और मईशत के बारे में भी मालूम करना है तो बड़ा आसान है। आप दुनिया जहाँ की जो जो मईशत की चीज़ें हैं, उनको बड़ी ईजीली अब एक्सेस कर सकते हैं। पहले हर शख्स के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो जान सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसको बार बार लोगों को टेलीफोन कर कर, अखबारात का मुताला करके, जगह जगह जाकर पता करना पड़ता था क्या हो रहा है दुनिया की मईशत। अब ये चीज़ नहीं है। अब तो आप जब चाहें, जिस लम्हा चाहें, आप दुनिया के अंदर जो मईशत के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, आप उनको जान सकते हैं। पहले कुछ टाइम लगता था, बंदा क्या करता था कि कहता था कि साहब वहाँ पर अगर ये चीज़ हो गई तो कुछ देर के बाद यहाँ तक पहुँचेगी। मालूमात की रफ्तार जो थी वो इतनी तेज़ नहीं थी। ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मईशत के मुतालिक लोग जानने के लिए तज्ज़िया सुन सकते हैं। मालूमात तो आपको कहीं पर भी मिल सकती है। हमारा मकसद यही होता कि तज्ज़िया आपके सामने पेश करें ना, तज्ज़िया, क्योंकि मालूमात तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन तज्ज़िया, लोगों की राय, लोगों की सोच क्या है, ये बताने के लिए आपको आते हैं। लोग कहते हैं ना साहब खबर है, खबर तो भाई आप आजकल, आप जैसे मैंने बताया, हर आवर न्यूज़ आ रही होती है। आप देख लें, आपको खबर मिल गई, आप पता लग गया दुनिया में क्या हो रहा है। उसका मईशत के ऊपर क्या मामला होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो इसको हमें ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा गौर से समझना पड़ेगा। अब इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की मईशत किस समत में जा रही है। मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब फरीद आलम साहब, जो कि इक्तिसादियात के मौजू पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इसी से वाबस्ता भी हैं, शोबे से। और इस पर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ भी लाते रहें या हमें बज़रिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन करते रहें। वेलकम करता हूँ आपको फरीद आलम साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद आलम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि रोज़ क्या कहते हैं कि मुश्किलात और रुकावटें फलांगता हुआ स्टॉक मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये मईशत की अगर अक्कासी कर रहा है तो इसके माने ये हैं कि मुल्क तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा होगा, माशी अशारिये मस्बत समत में जा रहे होंगे और खातिर खा मईशत के अंदर बेहतरी दिखाई भी दे रही होगी, बोथ इन नंबर्स एंड स्टैट्स। लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का ज़्यादा किरदार है। हकीकी मईशत के अंदर कोई तब्दीली ख़ास रोनुमा नहीं हुई और स्टॉक मार्केट को तो माजी में भी बढ़ना चाहिए था या फिर हालात के मद्देनज़र थोड़ा बहुत गिरना चाहिए था। लेकिन ये कि अब लोग जानना चाहते हैं कि हकीकी माशी तस्वीर क्या है। आप चूँकि खुल के बात करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। जी, एक आपने बड़ी अच्छी बात की, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है। बातों में एक आधी बात आपकी इतनी शानदार होती है कि वो जाके दिल पे लगती है, मेरे भी और हमारे नाज़रीन के। आपने ये कहा, इकॉनमी वाली बात पे बाद में आ जाएंगे, कि पहले भी इसको थोड़ा संभल जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन नहीं संभल। जब गोरे ने माल बेचा पूरी दुनिया से, फ्रंटियर मार्केट से और पाकिस्तान से, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रखने वाले इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो स्टेट ओन्ड हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या रिटायरमेंट फंड वाले हों, जिनका काम ही ये है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करना है और उनको जल्दी नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले भी टू लार्ज एक्सटेंट इस लाइन में शामिल है, लेकिन चले मैं उनको रिडम्पशन की वजह से थोड़ा सा लीवे और थोड़ी गुंजाइश दे देता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि ये लोग भी भेड़ चाल में अपना माल बेच के चले गए। अब एक यहाँ क्रेडिट जाता है एक स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी का
कि उसने सबसे पहले उसकी बातिन की आंख खुली और उसने 40-42 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट की, जो अब कल परसों और आज में थोड़ी बहुत उसने बेची भी है, जिसका फुल क्रेडिट जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को अगेंस्ट द ऑड। और हमारे जो ये सो कॉल्ड बहुत शानदार किस्म के फंड मैनेजर्स हैं जो अभी भी इक्विटी को छोड़ के फिक्स्ड इनकम में ही बैठे रहे हुए और रह गए। 50% मार्केट बढ़ गई 3-4 महीनों में, आपके सामने सब कुछ हुआ। जुलाई में बढ़ी थी, फिर अगस्त में, फिर उसके बाद रुकी नहीं। तो ये जरूर है कि जिसको एग एंड पे और लाइट एट द एंड ऑफ टनल नजर आना शुरू हो गई, वो इक्विटी की तरफ आ गया। जो आपने बात की और बड़ी गहरी बात की कि हमारी इकोनॉमी का अभी कोई बहुत बड़ा मत सीधा नहीं हुआ, बट देखें हमारी छोटी सी मार्केट है, छोटी सी इकोनॉमी है, और डिपॉजिट्स या जहां पैसा जाता है उस एसेट क्लास के अंदर थोड़ी हिलजुल हो जाती है। जी। शेयर मार्केट क्योंकि एक जगह जीती जागती कंपनी है जो कि कोई आपकी सोसाइटी को बेहतर काम करके दे रही है, कोई प्रोडक्ट दे रही है, कोई सर्विस दे रही है, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रही है और इन्वेस्टर को रिटर्न दे रही है, तो इससे बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट नहीं हो सकती। अब आप ये सोचें कि मैं आपको एग्जांपल दूं और आप क्योंकि एग्जांपल से जल्दी समझेंगे और हमारे नाजरीन भी, कि पाकिस्तान में यूरिया की प्राइसेस 3840 रुपए है इस वक्त यूरिया की प्राइस की एक बोरी। मार्केट में वो 5000 की बिक रही है। इंटरनेशनल प्राइस उसकी 6500 है। इसके अंदर 3-4 मेरे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक पॉइंट पे आऊंगा कि जो कंपनी कमाती है, डिलेमा पाकिस्तान में ये है कि वो रिपोर्टेड सेक्टर की कमाई पे सबकी नजरें लग जाती हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हो। रिपोर्टेड सेक्टर की कमाई को सबको खिलती है, बुरी लगती है। और ये जो वाला जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3840 रुपए की बोरी इस वक्त 5000 और 5200 की मार्केट में बिक रही है, और ये आड़ती हमारे लोग जो इसमें कमाइयां कर रहे हैं, और 1 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिल रहा, इसके ऊपर किसी की नजर नहीं। तो इस वाले सिनेरियो को आप लोग और मुझे थोड़ा समझना है और समझाना है अपने लोगों को कि कंपनी की कमाई हो तो जाहिर है उसकी कमाई पे टैक्सेशन है, लेकिन अब चीज 3840 रुपए ही मिली कंपनी को, सेल प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही वो है, लेकिन फार्मर को मिल रही है 5000 और 5200। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है, और उसके ऊपर कोई जो कमाई है उस पर कोई टैक्स नहीं हो रहा, और फार्मर के साथ भी ज्यादती हो रही। ये कुछ ऐसे नुकात हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हैं इस तरह के, अब वो किसके पास जा रहे हैं ये एक आपने सवाल उठाया है। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि फरीद आलम साहब के साथ जब बात हो रही होती है तो कुछ बड़े नरम अंदाज से वो मार्केट के हक़ाइक़ को बता भी देते हैं। हमारे जहन में और दिमाग में पैदा होने वाले जो सवालात होते हैं उनके कुछ जवाबात हमें मिल भी जाते हैं। अब फरीद आलम साहब, एक बुनियादी सवाल का जवाब मेरे पूछने से पहले ही आपने दे दिया। अब दूसरा एक और बुनियादी सवाल है जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जवाब दीजिएगा उसका। बात यह है कि लोगों के जहन में ये तासुर पैदा हो गया कि मार्केट के अंदर जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो रियल एस्टेट की एसेट्स को लिक्विडेट करके या जो कैश वहाँ से लोगों ने निकाला है अपना बेच बाज के औने पौने दामों में, वो स्टॉक मार्केट लाएंगे। लेकिन मुझे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के लोगों ने ये वाजे करके बताया है कि आप लोगों की पॉलिसियाँ, आप लोगों का निज़ाम इस तरह का है कि ब्लैक मनी आपकी मार्केट में नहीं आ सकती, जो भी पैसे आएंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे। तो लोग शायद समझ रहे हैं कि काले धन का गढ़ बनेगा, काला धन तो आ ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में, उसके आने के चांसेस बहुत कम हैं, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने लोगों से। आपकी इसके बारे में क्या राय होगी? जी, अच्छा, आपने नॉट दैट यू डोंट नो दिस, बट अच्छा है नाज़रीन को समझाने के लिए, हमारी मार्केट में कैश की ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। जो पैसा आएगा, जो लिस्टेड शेयर्स में खरीदेगा वो थ्रू अ ब्रोकर आएगा। ब्रोकर कैश की ट्रांजैक्शन 25,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर कोई देता है तो रिपोर्ट करनी पड़ती है उसको। तो और जिसका अकाउंट होल्डर है उसी के क्रॉस चेक से आएगा, उसी को क्रॉस चेक मिलेगा, थर्ड पार्टी चेक भी इशू नहीं हो सकता। तो ये वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन मेकिंग आवर मार्केट, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली और नो योर कस्टमर वाली रेजीम्स वगैरह, सबसे ज्यादा सख्ती हमारी ही मार्केट में हुई।
उसका थोड़ा फायदा भी होगा, लेकिन ओवर द इयर्स इसका हमें नुकसान भी बहुत हुआ कि बाकी एसेट क्लासेस में थी युगांडा की रेजीम रेगुलेशंस की, और हम ग्रुप ऑफ 20 जो है ना मोस्ट एडवांस्ड नेशंस, उनको भी बीट कर रहे थे बाज रेगुलेशंस में अपनी। जी नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की है और बहुत सारी चीज़ों को आपने वाजे कर दिया। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का मैं कहूँगा कि आपने, यू आर मास्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, आपने बात को जो है वो एक लिमिट तक ही रखा और मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई बात, क्योंकि ये आजकल फैलाया ऐसे जा रहा है ना। आपको पता है हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, और भेड़ चाल की वजह से क्या होता है, लोग तस्वुर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस के रोल को आपने हाईलाइट करके बताया। अब बात ये है सर, माजरत बुरा ना मानिएगा, SECP का भी एक बड़ा अहम किरदार है यहाँ पर। स्टॉक मार्केट के अंदर जब इतनी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है ना, तो आम अदवार के अंदर हमने देखा है कि SECP बिला वजह की चौधराहट दिखाना शुरू कर देती है। इस दफ़ा ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये मार्केट बॉयंट हो रही है और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन को भी मज़ा आ रहा है, हुकूमत ने तो सुकूक नीलाम करके उनको भी मज़ा आ रहा है, तो सबको ही मज़ा आ रहा है। लेकिन आपने भी बता दिया कि काले धन वाले आदमी को तो मज़ा नहीं आएगा। तो बेनिफिशरीज जो हैं बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाई नेटवर्थ टैक्स पे करने वाले लोग, इंस्टीट्यूशंस और वो लोग जिन्होंने सुकूक नीलाम की है, वो सब इसमें शामिल है, राइट? एवरीवन इज अ बेनिफिशियरी। तो प्राइवेटाइजेशन भी इसी से कर दो, एसिड क्रिएशन भी हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन भी आप मार्केट के जरिए कर दो, क्या बुराई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। मैंने आपका जो आपने कंक्लूड किया उस पर भी मैं आ जाता हूँ, और आपने जो पहले बातें की सारी मुनासिब और बड़ी शानदार किस्म की बातें। बात इसमें यह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज वाली आपने बात की उस पर तो मैं कमेंट तो नहीं, बट एक शेर सुना देता हूँ कि वो हमने बचपन से सुना है। जब मैं एक तकरीरी मुकाबले में गया तो ये हमें उन्होंने कहा ये आपके लिए तरा मिसरा है और इसके ऊपर आपने 3 मिनट बोलना है, और उन्होंने जो ये इसी का जो आपका टॉपिक है उसी पे था। तो शेर ये था कि जिद में हो जाती है अंदाज़े खुदाई पैदा, हमने देखा है कि वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जाए कि जिसमें पर्सनालिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, जिसमें मुझे याद है कि रिचर्ड शर्मा की किताब थी, उसने लिखा कि जब वो एक इंडिया में कि मैं किसी महफिल में गया, उसमें लोगों ने कहा कि यार मार्केट कैसी लगती है, तो वहाँ जो लोग थे, जो होस्ट मेरे एक शहर में, नाम क्या लेना, तो उसने कहा कि वेयर एल्स द मनी विल गो। उसकी किताब है बड़ी मशहूर, वो बड़ा वेल ट्रेवल्ड आदमी है, हमें भी अमेरिका में मिला। उसने कहा कि जब मैंने ये देखा कि लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि वेयर एल्स द मनी विल गो, तो मैंने समझ लिया कि ये थोड़ी मार्केट, ये जो इकोनॉमी या ये जो स्टॉक मार्केट है वो ओवर हीटेड हो गई है। सो आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ यस्टर ईयर्स। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखें जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है वो ये है कि अगर तो लिस्टेड कंपनी हो और वो प्राइवेटाइज हो जाए, तो मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को सामने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, हमें पता है कि इसकी प्राइस डिस्कवरी टू सम एक्सटेंट हुई भी है, और ये प्राइवेटाइजेशन भी हम किसी जीवस को तो जाके नहीं बेच रहे हैं ना, हम अपने लोगों को ले रहे हैं, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। बट हमारे यहाँ जो अनलिस्टेड से, जिसका पता ही नहीं, आपको सर पैर नहीं पता कि इसके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या है, उसको जब आप डायरेक्ट प्राइवेटाइज कर देते हैं तो लोगों के दिमाग में शक व शुबहात जागते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं पाकिस्तान स्टील मिल की। पाकिस्तान स्टील मिल एक क्लासिकल केस है कि अगर वो प्राइवेटाइज टाइम पे हो जाती तो पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात से इकोनॉमिकली नहीं गुजरना पड़ता। नहीं, लेकिन मैंने सुना है, माजरत एक लुकमा दे रहा हूं, मैंने सुना है कि उसकी वैल्यूएशन जो है वो एक नामी ग्रामी इदारे ने की है। तो अब मैं नाम नहीं लेता, हो सकता है वो आपके कंपेटिटर या सेम कैटेगरी की कंपनी कोई हो, आप लोग भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे उनकी भी वैल्यूएशन तो ठीक ही हुई होगी ना, लगभग आसपास होगी, दोबारा से हो सकती है बड़ी जल्दी, एसिड की डिटेल मौजूद हो तो। जी बिल्कुल सही है, आपने भी अच्छा पॉइंट पिक कर लिया। देखें स्टील मिल का इशू मेरी नजर से उसके अकाउंट्स गुजरे तो उसकी बुक वैल्यू भी उन्होंने पता नहीं मतलब सैकड़ों में रखी हुई है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम, मतलब स्टील मिल बंद है बहुत सालों से, और आपको पता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, काफी अरसे से है, लेकिन उसके ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर वो कंपनी प्रॉफिट भी शो कर रही है। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ISAs जो हैं, ISAs जो हैं,
उसकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट की वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं अपनी उस लैंड को जो सिर्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टील मिल है, तो लैंड को रीवैल्यू कर करके आप बुक वैल्यू भी जो मर्जी कर दें और प्रॉफिट भी आप जो मर्जी कर दें। लेकिन आप कोई पूछे अकल के अंधों से कि जो कंपनी बंद है, चल नहीं रही, प्रॉफिट P&L के अंदर 1 रुपए की सेल नहीं है, तो उसके अंदर, खैर ये लंबी हम बहस है, बट आई थिंक नहीं, आपने बड़े अहम नुक्ते की निशानदेही की है। देखें, हम प्रॉपर्टी, हमारे मुल्क के अंदर लोग जमीन के पीछे भागने वाली कौम बन चुके हैं। अब हम हर चीज के अंदर फैक्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बजाय फैक्ट्री की लैंड को मेजर करना शुरू कर देते हैं फीता लेके। तो आपने बड़े अहम नुक्ते की देखें निशानदेही की है, क्योंकि यही चीज बहुत सारे इदारों के अंदर आएगी। आपको पता है कि डिस्कोज के भी मामलात बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे डिस्कोज ऐसे हैं जो कि ऐसे, माजरत नाजरीन के लिए बताता चलूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात हो रही, कहीं कोई बाहर से सुन रहा हो तो वो बैठे बैठे थिरकना शुरू कर दे। ये डिस्कोज भी जो हमारे बहुत सारे, जो कि पहले छोटे शहरों में थे, अब उनको बड़ा शहर तस्वर किया जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं। इस तरह तो सर प्राइवेटाइजेशन का अमल कभी हो ही नहीं पाएगा। और अगर पाकिस्तान रेलवे को कभी प्राइवेटाइज करने का मामला आ गया तो फिर तो आप सोच लें कि ऑन बुक्स तो उसकी वैल्यू पता नहीं कितनी निकल आएगी। तो ये हमें थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। आप भी हुकूमत को समझाएं। अब तो आपके एक बड़े अच्छे दोस्त भी वजीर बन गए, फाजिल वजीर, सुना है मार्केटों को बेहतर करने में शायद उनका भी कुछ किरदार जरूर होगा। उनका भी ताल्लुक माजी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज से रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि उनको समझाएं, भाई आप लैंड को क्यों लेके बैठ जाते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी माजरत। देखें, जो कोई भी मिनिस्टर हो, हमारा दोस्त हो या मिनिस्टर हो, सारे हमारे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। बास की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि उससे आप मिलें, बातें सुने उसकी, तो आपको एक ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी नजर आती है। बाज लोगों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। तो जिसका आपने जिक्र किया वो माशाल्लाह उसके अंदर एक वाइब्स पॉजिटिव मिलती है, अच्छी बात है। कमिंग टू योर पॉइंट, देखें लैंड को अलग करके स्टील मिल को आपने देखा सेकंड टाइम उन्होंने कोशिश की अभी प्राइवेटाइजेशन करने की, लेकिन उसके अंदर भी एम्बिग्यूटीज थी। तो अगर लैंड जो इतनी सैकड़ों एकड़ है, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टील मिल राइट नाउ, इन द यस्टर ईयर्स इट मे बी पार्ट एंड पार्सल। जिस तरह रशिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टील मिलें लगती थी या पुराने जमाने में लगती थी, अब तो आपको है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वाली। ये 1100 टन क्या चीज है। यहाँ तो मुझे तो आई रिमेंबर हैविंग विजिटेड बाउ स्टील इन चाइना, शंघाई में, उसके हेड ऑफिस में उसके वाइस चेयरमैन ने हमें होस्ट किया और हैरान था मैं, उसने जो बातें बताई। क्योंकि हमारी बड़ी टनल विजन होती है ना, हम लोग को पता कुछ नहीं होता। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो फिर आइडिया भी होता है, और हमें कुरान शरीफ में भी हुक्म है मुसलमान को कि थोड़ा घूमे फिरे देखे। सो उसने कहा कि जो सारी इंडिया की स्टील मिलों की प्रोडक्शन सारी ऐड कर लें तो वो कम है और बाउ स्टील की प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कहाँ लाख लाख टन वाले हम 1100 पे बैठे हुए हैं। सो आई थिंक इस वाली पूरी स्टील मिल को इतना बड़ा जो लैंड स्टॉक नहीं चाहिए, उस वाली लैंड को निकाल दें, फिर बेच दें। ना आप परेशान होंगे, ना मैं परेशान होऊंगा, ना। बात मुख्तसर करता हूं। बात ये सर, आप भी इस फील्ड के आदमी हैं, बात ये किताबें ठीक करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एम ये है कि अगर ये इसको जैसे इन्होंने वादा किया था 30 दिन में करेंगे, वो 30 दिन तो खैर निकल गए। अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया, प्राइवेटाइजेशन कोई नहीं हुई। बात यह कि सर किताबों को ठीक करने का मसला आ जाता है। किताबों को ठीक इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो इन एसेट्स को कंपनी से जुदा करेंगे, यानी मौजूदा कंपनी जिस भी हालत में है वो ज़मीन को नीलाम करे ताकि उससे अलहदा हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये अलहदा नहीं, और दूसरी बात यह कि आप फाइनेंस के लोग होते हैं, आप मीन में निकालते हैं, आप लोगों का प्राइमरी प्रोफेशन तो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, लेकिन आपका जिसे कहते हैं ना कि पैशन जो होता है वो ऑडिट होता है। अब मसला ये है कि ऑडिट जो है ना वो बड़ा मारता है बंदे को। आप लोगों ने बुनियादी तौर पे कोई ऐसा वे आउट निकालना है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स है, अगर लैंड उसके अंदर बैरियर आ रहा है, और आपको पता है पीटीसीएल में आज तक मामला अटका हुआ है, जहां तक मेरा ख्याल है पीटीसीएल का मामला अभी तक अटका हुआ है। तो मैं ये कहता हूं सर कि इसका कोई तरीकाकार किसी और मुल्क में हुआ तो होगा ना, कि जमीन नीलामी करके किसी तरह निकाल दो और उसके असासों से पैदा होने वाले जो भी रकम है उसको फिर आगे प्रोसेस में यूज करे। कोई तरीका तो होगा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही। ये तो सीए की आप बात बीच में ले आए, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सारी ब्रोकरेज और इकोनॉमी, तो उस पर भी एक शेयर था कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो अभी जो इसको हाइव आउट करना, ये एसेट्स को निकालना, कि बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। लेकिन अब ये अलग बात है कि टू इंड्यूस, टू इंसाइट और टू एक्साइट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो अगर आप
लैंड बैंक साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बेच नहीं सकते, तो मेरा बहुत अच्छा ख्याल यही है कि इसको पहले दिन से ही लैंड को निकाल के बात करनी चाहिए थी। तो ना आपके 15 साल जाया होते, ना मुल्क के जाया होते। लेकिन नहीं तो ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा देखें प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो मेंबर हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, किसी की बुराई करने से क्या फायदा। एम ये कि आइडियाज तो उनको देने थे ना सर। प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक फर्द का नाम नहीं है, पूरा बाकायदा का उसका एक बोर्ड है जिसके बहुत सारे मेंबरान हैं। उन्होंने तो कभी इसके ऊपर डिटेल पेपर निकाला नहीं, मैंने नहीं देखा। मे बी उन्होंने इंटरनली कोई डिस्कस किया हो या मे बी कोई पब्लिक में आया हो। जी मुझे चलें आज इसी टॉपिक पे आप आ गए। मुझे याद है कि उस पीरियड में जब वो हमारे कोई फाजिल वकील साहब ने चीफ जस्टिस से कह दिया था कि लैंड शामिल है, लेकिन इसके अंदर बहुत बारीकी है। लैंड वाज नेवर अलाउड टू बी सोल्ड, लैंड वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टील मिल। बट ये ऐसी चीज है जो हम दोनों के कद से बहुत बड़ी चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि जो इस तरह की स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में जो इश्यूज आए, जिसकी हम भुगत रही है कंपनी। सर आप लोग फनकार हैं स्टॉक मार्केट वाले, इसको लाओ स्टॉक में, आप बेचो। हम अगर दाम इसका ठीक होगा तो दाम हम इसके देंगे, अगर दाम ज्यादा होगा तो आप दाम हमसे निकलवाओगे, नहीं होगा दाम ठीक तो आप अंडर राइटर बनोगे। आप और आप जैसे कितने सारे और वसाइल रखने वाले इदारे होंगे, वो अंडर राइट करके इसको कम रेट पे उठा लेंगे। आप स्टॉक में लाओ, क्या मसला है? ज्यादा होगा तो ज्यादा दाम देंगे, कम होगा तो कम दाम देंगे, ये फैसला तो आप करेंगे। अगर आपने ज्यादा दाम लगाए, खरीदने वाला नहीं है, तो आप लोग खरीद लो। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि जो कंपनी जिसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसको अगर वो लिस्ट करके प्राइवेटाइज करें तो सबके जहन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और फायदा होगा और हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो एसेट्स होते हैं ना, जो फसाड ऑफ द कंपनी, या जो आप जिस तरह रियल एसेट की बात कर रहे हैं, हम वो हर एक को नजर आते हैं, लेकिन वो एसेट फाइनेंस कैसे हुए हैं, क्या वो कमाई से हुए हैं, उस कंपनी ने कमाया है, लोन लिया है कि लॉसेज में है, वो जो लायबिलिटी है वो नजर नहीं आती, एसेट सबको नजर आते हैं। तो अब स्टील मिल के केस में भी और इस तरह के बहुत सारे और भी इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवे या जो भी ले लें हम, अगर उसका लायबिलिटी बुक में छोटी सी फिगर पड़ी हुई है कि पेएबल टू फलाने बैंक्स या बैंक, आप प्राइवेटाइजेशन आप समझ लें, आजकल बड़ी बातें हो रही हैं पीआईए की, तो 760 बिलियन का लॉस है, वो कहां पड़ा है नजर नहीं आएगा। लेकिन उसके जो 50 जहाजों में से 22 जहाज बेचारे चल रहे हैं, और वो भी जिस तरह चल रहे हैं, मैं और आप जब जाते हैं तो हम पहले शाहाना पीआईए की बात थी, अब क्या हालात हैं, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बट मैं सिर्फ ये कहता हूं कि रिश्तेदारों की बारात जैसा हाल होता है, रिश्तेदारों की बारात जैसे हालात होते हैं वहां पर। सारे रिश्तेदार मिल रहे होते हैं, बुजुर्ग भी मिल रहे होते हैं, जवान भी मिल रहे होते हैं, हर किसी अपना सा माहौल, अपनाइयत का माहौल होता है। जो चीज़ लेनी है खुद ही ले लो, इस तरह मतलब एक बड़ी अपनाइयत महसूस होती है सर। जहाज में भी बंदा इस तरह चढ़ रहा होता है बिल्कुल जैसे बारात के अंदर लोग जा रहे होते हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढ लें, जहाँ बैठना बैठ जाओ। मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा, लेकिन इन रियलिटी बारात सा माहौल होता है ना, अच्छा सा लगता है ये। मैं आपको एक शेयर कर लूँ 15 सेकंड में अपनी बात कि हम जहाज से ट्रेवल कर रहे थे बाहर की, और मेरे बेटे को, छोटे वाले को बुखार हो गया और वॉमिट शुरू हो गई, तो हमें फिर वहां फायदा हुआ ओल्ड एज नर्स इसका एयर होस्टेसेस का। उसने ना सिर्फ उसकी अच्छी तीमारदारी की बल्कि पढ़ के कोई आयतें फूके भी मारी। तो मेरा बेटा माशाल्लाह समझ रहा था कि मैं नानी की गोद में। अच्छा नहीं देखे ना, ये तो मेरी बात मतलब इसके मतलब आपने इंडोर्स, आपने तायद कर दी ना, तायद कर रहे हैं आप। देखें मैं लोगों को यही बताता हूँ कि देखें मैं जो भी चीज़ कहता हूँ ये बड़े मस्बत अंदाज के अंदर कहता हूँ, लोग नहीं मानते। देखें मैं तो उनको समझाता रहता हूँ कि मैं तो मस्बत अंदाज में बात कर रहा हूँ, लोग मेरी बात नहीं मानते। देखें मेरी तायद कर दी इन्होंने कि यहाँ पर कितने काम आ गई ये बात। अच्छा लेकिन ज़ियाफ़त लोगों में अच्छी लगती है, जहाज़ों में नहीं। मतलब माजरत के साथ जहाज़ ज़ईफ़ हो जाए तो फिर मसला हो जाता है, तो आपके जहाज़ भी ज़ईफ़ हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। अच्छा बात मुख्तसर कर लेता हूँ मैं, चूँकि आप भी नाराज़ हो रहे होंगे कि यार इतनी लंबाइयाँ कर रहा है। ये बात कुछ ऐसी है कि ये तमाम असासे हम लोग बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर और तेज़ी आ जाएगी। पहले जैसे हम आपको हर हफ्ते मदऊ कर रहे होते थे स्टॉक की वजह से, अब आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे। मार्केट के अंदर ये सारी कंपनियों के शेयर किसी तरह आप ले आएँ, हमें फैसला करने दें, आपका कारोबार तो बढ़ेगा ना। आप लोगों को सारों को, जितने लोग देखें इस फ्रेटर्निटी के, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनकी कंपनियों को भी फायदा होगा, आप लोगों को कंसल्टेंसी फी भी मिलेगी, अंडर राइटिंग फी भी मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ लोग मुझे बोलते हैं पैसे कमाना, मैं कहता हूँ पैसे कमाना अच्छी चीज़ है, सबको फायदा होगा। और सच में आपको एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं कि ज़मीन बेच के और ये कबाड़ बेच के, भाई ये कारोबार का असूल है।
जिसको जहां खजाना मिल जाए ये उसका हक है। आपको एक कीमत के अंदर एक चीज मिल गई, आपने बेच के ज्यादा कमाई, ये तो हक है, ये कारोबार है। इस तरह तो सर दुनिया में कोई काम नहीं चलेगा अगर पैसे कमाने वाले को बुरा समझना जाने से। क्या कहते हैं आप? आपकी बात बहुत मुनासिब है, और देखें हमने बहुत दफा कोशिश की मुझे, और गवर्नमेंट को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आती। अल्लाह करे आए, और देर से आए लेकिन आ जाए, देर आए दुरुस्त आए, कि अगर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को आगे चलाना है, अब आप किसी भी जी, मैं इसी नुक्ते को आगे लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है, और ख़ास तौर पे फरीद आलम साहब बड़े एहसन तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से इसके मुतल्लिक हमें बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो बेसिकली बात मैं इसलिए ये फरीद आलम साहब लेकर आगे चल रहा हूँ क्योंकि माजी के अंदर आपको पता होगा कि बहुत मरतबा स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए प्राइवेटाइजेशन करने के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट को महसूस हो रहा था कि उनको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी अगर वो स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, और फिर इसके बाद खामोशी हो जाती थी। अब चूँकि इलेक्शंस का मामला है और आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले और फौरी बाद प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल मुमकिन होगी नहीं। मैं देखें खरी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करता नहीं हूँ। इलेक्शंस के दौरान सियासतदान कभी भी प्राइवेटाइजेशन के मुतल्लिक ना छोटी सी भी बात नहीं करते। सियासी तौर पे मकबूल रहना हर एक के लिए ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन के माने असासे को बेच देना और फिर लोगों की मुलाजमतें या लोगों की मुलाजमतों से उनको फारिग करवाने का ही सिलसिला तस्वुर किया जाता है, और हर नौकरी के पीछे 100 वोट हैं। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को तो छेड़ने की कोई बात भी नहीं करता पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बल्कि और ज़्यादा तुन दिए जाते हैं मुलाजमीन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर ताकि वोट कुछ और मिल जाएं। कम करने का तो तस्वुर ही नहीं। तो ये सब वाज़े करते हुए आपके सामने रखता हूँ मुख्तसर, फिर उसके बाद दूसरे मौजू पर जाऊँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि रिवायती तौर पर प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल होगी। इसका सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, मेरी बात मान लीजिए, वो स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे मासूमियत के साथ, खामोशी के साथ, बग़ैर किसी को पता लगे शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके बेच के पूरी की पूरी कंपनियों को मार्केट में प्राइवेटाइज किया जा सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि ये कोई भी सियासी जमात एक साथ किसी को पार्टी को भी नहीं देंगे। मेरा ऐसा ख्याल है, आप पता नहीं क्या कहते हैं इसके बारे में। जी, आपका खासा ख्याल बड़ा मैच्योर्ड ख्याल है, और मुझे खुशी है कि आप और आप जैसे लोग जो थोड़ा क्रिटिक रहते हैं हर चीज़ पे, हमारे ऊपर भी और मार्केट पे भी और हर चीज़ पे, ये जो है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज टू मार्च फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीविंग प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर कोई ये ज़रूर है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी और जब हम कंट्रोल बेचेंगे किसी को तो उससे बहुत अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टर का रेट अलग होता है और कंट्रोल का रेट अलग होता है। बट अगर आपको, मुझे और पाकिस्तान जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें पता है कि हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, उसका अहाता किया हुआ हमने एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। ज़ाहिर है लिस्टेड कंपनी होगी, सब चीज़ें उसकी आवाम की अदालत में पेश होंगी, तो उसके बाद उसको बेचना आसान काम है। एंड आई 100% एग्री विद यू, एंड नॉट दैट दिस सोच हैज नॉट क्रैप्ट इन, एंड ये इसको ऊपर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। सोच में बहुत जान है, और दिस इज द वे फॉरवर्ड। जो आप बात कर रहे थे ना पीटीसीएल की, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ना खुदा ना खास्ता, मैं सोचता हूँ कि अगर उस सुनहरे दौर में प्राइवेटाइजेशन ना होती पीटीसीएल की और बाज बैंकों की, तो पाकिस्तान की अभी भी हालत वही होती जो हम नहीं देखना चाहते। तो और इसको ऐसे तरीके से थोड़ा सा और आगे चला लें तो बहुत फायदा हो जाएगा। और ये जो पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, और आपको पता है बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि हमारे ना, अच्छा एम्प्लॉयज भी बाहर उनके बहुत शानदार हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी अब बहुत दुनिया चेंज हो गई है। मैं अपनी सिर्फ एग्जांपल देके चलाऊं, नाजरीन को आगे बढ़ाऊं बात को, कि हमें सेटलमेंट में 25 बंदे चाहिए होते थे। हम वी अकाउंट फॉर अबाउट 15 और 17% ऑफ द टोटल मार्केट वॉल्यूम। तो हमें एक जमाने में इतने चाहिए होते थे लोग, लेकिन जब तरक्की होती गई और हमारी सेटलमेंट्स के भी इश्यूज बहुत सॉल्व हो गया, मशीन ने सारा काम करने शुरू कर दिए। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साइज भी थोड़ा कम होना चाहिए अगर गोइंग फॉरवर्ड ये ब्यूरोक्रेसी के इतनी फौज दर मौज नहीं चल सकती। और आप ये सोचें कि जो जीरो बेस्ड बजटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो लेके आना चाहिए। ये सिर्फ कि जी पिछला बजट क्या था 100, इस दफा 125 कर दो, ये काम नहीं चलेगा पाकिस्तान में। और सूनर देन लेटर ये हो जाए तो अच्छा है। ये चैप्टर आपने नया खोला है,
तो आपको बड़े मज़े की एक बात भी बताऊं, वैसे तो बुरा ना मानिए, क्रिटिक तो मैं हूं। स्टॉक मार्केट वालों ने 2-3 फनकारियां बहुत अच्छी की। एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट छुपा दी, वो आने ही नहीं दी। वर्ल्ड बैंक वालों को मजबूर होकर टीवी पे आना पड़ा, एक नामवर चैनल के ऊपर आकर उन्हें कहना पड़ा कि साहब आपकी मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, वरना स्टॉक वालों ने गायब कर दी थी रिपोर्ट। आईएमएफ वाली रिपोर्ट भी गायब कर दी, वो भी खैर आईएमएफ वालों को तो अपने ज़रिए पता है, उन्होंने दिखा दिए। तीसरी बात बहुत ही अहम है सर, खामोशी से आपने अपना रेवेन्यू टारगेट, ये जो आप अभी बजट की बात कर रहे हैं ना कि लास्ट से अगला वाला, पहले कॉपी पेस्ट करने के हम चक्कर में थे कि हम कॉपी पेस्ट करेंगे, पिछले साल हमने ये टारगेट अचीव किया, अब हम इस पे 5% बढ़ा के इतना करेंगे। लेकिन आईएमएफ बहुत बड़ा फिगर मनवा के, साइन करवा के या मोहर लगवा के ले जा चुका है। उसने कहा है इस दफ़ा फिनोमिनल और मीटियोरिक राइज होगी आपके रेवेन्यूज़ के अंदर, और आपने कमिट कर दिया। हमारी खबरों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने गायब कर दिया। स्टॉक वाले तो आजकल बुरी बात आने ही नहीं देते, क्योंकि कोई भी करना शुरू करे कि जी ये सच नहीं है, ये नहीं है, तो वो उस शख्स का नाम ले देते हैं जिसके बारे में तनकीद नहीं की जा सकती। ये एक नया गेम बनाया स्टॉक वालों ने। सियासतदान तो ये पत्ता खेलते ही थे, लेकिन अब स्टॉक वालों ने भी ये पत्ते खेलना शुरू कर दिए कि जब हम कहना शुरू करते हैं स्टॉक के हालात ठीक नहीं है, तो एक ऐसी शख्सियत का नाम लेके स्टॉक से मंसूब कर देते हैं जिस पर हम तनकीद नहीं कर सकते। तो सर इस पे भी थोड़ी सी माड़ा जा गौर थे भी जरा। नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ आके अब आप ने ये जो ओल्ड बॉयज वाला क्लब, यंगर एज में आपने वो वाली बातें शुरू कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट के पास इतनी ताकत है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को आने ना दे या आईएमएफ को आने दे। वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम चल रहा होता है, गवर्नमेंट से डील करती है। और आपको पता है आईएमएफ वाला भी सिर्फ उसको डिले इसलिए करता है कि केयर टेकर्स के साथ भी ज्यादा शौक से बात नहीं करते, वो तो गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं। और इस वाली बात को मैं क्या आंसर दूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारी क्या जरूरत और हमारी मजाल के हम उसको, या आईएमएफ की रिपोर्ट हमारे पास है और हम छुपाएं। देखें, जो पॉइंट जैसा है, आपने खुद ही अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि इस तरह की पाकिस्तान में जो मार्केट की वैल्यूएशन हो गई थी स्टॉक एक्सचेंज पे, वो होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हो गई वो लंबी बहस है, बट आई एम ग्लैड दैट पीपल लाइक यू डू एडमिट कि हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वैल्यूएशन करके दे दी पिछले 4-5 सालों में, वैसी नहीं हालात थे। लेकिन अब ये पाकिस्तान में कारोबार के हालात जैसे भी थे, इंटरेस्ट रेट जैसे भी बढ़ गए, एक्सचेंज रेट जैसा भी घटिया हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती चली गई। तो ये क्रेडिट तो जाता है पाकिस्तानी लोकल बिजनेसमैन को। हाँ, उसकी वैल्यूएशन ठीक नहीं हो सकी बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई थे और बहुत सारी और दीगर अवामिल थे, बट यहां तक मैं दूंगा स्टॉक एक्सचेंज के और नेगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। ये तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मुझे अब जाहिर है 20-25 साल हो गए इस बात को देखते हुए, हमेशा ऐसा ही होता है कि वो मुनीर न्याजी वाली शेर हो याद आते हैं कि हमें तो आजकल भी ताने मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फरीद भाई आपने बताया नहीं, मार्केट 50% बढ़ गई। तो हमने कहा यार हम तो चीखे मार मार के कह रहे थे और अब क्या कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने पहले अपना माल भरा फिर हमें व्हाटएवर। आपको पता है कि जो रिश्ता कराने वाली आंटियां होती हैं, हमें तो कभी कभी लगता है हमें लोग वो तसव्वुर करने लग जाते हैं कि अच्छा किया तो अल्लाह ने किया, बुरा किया तो ये जो जिसने रेफर किया था रिश्ता उसने किया। नहीं, बड़ी गहरी आपने बात की है। वैसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स भी अचंभे का शिकार हो गए कि अचानक क्या हुआ, वो खुद भी हैरान थे। बस ये किसी का जादू चल गया। अब हर चीज़ टीवी पे मैं कह नहीं सकता, वरना अगर कह दूं तो मुझे असल में ज़्यादा फिसलन में पाँव रखने की आदत नहीं। मैं थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता रहता हूँ, सूरज के इतने नज़दीक नहीं जाता कि पर मेरे जल जाएं। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने, देखें, परों को मैं हर वक्त आग ना लगे, हमेशा उनको थोड़ा थोड़ा झाड़ता रहता हूँ। और कोई ऐसी इतना ऊंचा भी नहीं उड़ता कि फिर ज़रा परवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि बंदा नीचे ना आ सके या फिर इसके ऊपर जाने पर और नुकसान हो। तो लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है सर, मेरे ख्याल ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इफ़ द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग द अदर वे, इफ़ SECP इज़ लुकिंग द अदर वे, इट डजंट मैटर, बट मार्केट रिस्क कंट्रोल मेजर्स आर इन प्लेस, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखें, जो बात गलत है वो गलत है। हर रोज़ 1-1 हज़ार पॉइंट बढ़ाना ये इंतहाई गैर मुनासिब किस्म का अमल है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है मईशत को। कोई भी चीज़ एब्रप्टली नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है, खुशी भी काबू में रहनी चाहिए। कभी कभार ज़्यादा हंसने से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वी शुड ट्राई टू काम डाउन द मार्केट। मेरे ख्याल से वी शुड ट्राई टू
कूल डाउन, इवन इफ इट इज अ राइज वी शुड कूल इट डाउन। क्या कहते हैं आप? अली भाई आपकी बातें मुनासिब हैं, लेकिन आप ये सोचें, गौर करें कि 4-5 साल जब 100 रुपए की चीज 90, 80, 70, 60, 50, 40 की बिक रही थी, उस वक्त तो ये सारी लेक्चरबाजी किसी को याद नहीं आ रही थी। ये जरूर है कि हम लोग एज अ कौम थोड़े से जज्बाती हैं। मंदी में भी बहुत जज्बाती थे, तेजी में बहुत जज्बाती है। लेना है सबको लेना है, बेचना है सबको बेचना है। और यहाँ अफसोस इस बात का होता है कि इंडिविजुअल की सोच और इंस्टीट्यूशन की सोच भी मिल जाती है आपस में। ये नहीं होता कि इंडिविजुअल बेच रहा है तो इंस्टीट्यूशन ले रहा है, वो सारे एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, पता नहीं फॉर रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। आपने जो पंजों और पर से अपने बाल वो किए झाड़े, उस पे इकबाल का शेर याद आ गया। वो हमारी कौम के लिए है, वैसे आपके अकेले के लिए नहीं है, कहीं आप पूरे ना समाएं। इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने जहां और भी हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ये कहानी हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। अभी इसके अंदर लोगों को आदत हो गई थी पिछले 5 साल में, 4 साल में, सिर्फ मंदी और 100 की चीज को 40 रुपए पे भी ना लेने की। अब जब वो 60 रुपए की हुई है, तो हम और आप लोग तो जो लोगों को थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं, वो ये जरूर देखें जो चीज खरीद रहे हैं वो प्रॉफिट में है, कंपनी बंद तो नहीं हो गई, लॉसेस कितने हैं, स्पॉन्सर रीजनेबल है। तो ये सारी बातें देख के काम करें। ये जो 1000 और 1500 पॉइंट है ये पर डे, हाँ अगर इतना ही कंट्रोल होता, ये साइंस होती मार्केट, तो फिर तो आप कहते हैं हाँ 500 पॉइंट आज बढ़ेंगे, कल 600 का हम रोकेंगे। ऐसा नहीं है। दोनों साइडों पे और पूरी दुनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इस वक्त रिस्की एसेट्स पूरी दुनिया में तेज चल रहा है। और टर्की, इजिप्ट, पोलैंड, सब दुनिया में रिस्की एसेट्स की डिमांड इस वक्त है और उनकी मार्केटें भी फ्लरिश कर रही हैं। तो पाकिस्तान में कोई अचंबा नहीं हो रहा। ये भी चलें, अच्छी बात है कि आपने वाजे करके बता दिया और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक आज गुफ्तगू हो गई। सारी बातें आज ही नहीं करेंगे, कुछ आगे के लिए भी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह।